तो ठीक है, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 यानी साइकोलॉजी का वो बचा हुआ पार्ट जो आपको पढ़ना है, इमिटेशन थ्योरी और क्या है मोटिवेशन की थ्योरी। तो थ्योरीज हैं साइकोलॉजी, थ्योरीज हम देख लेते हैं जल्दी से और फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ आज ही चलेंगे और चैप्टर नंबर 4 पर आज कम से कम पहुंचेंगे। कहाँ पर थे हम? थ्योरी 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 ये पढ़ ली थी हमने। थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ ली थी। इमिटेशन किसने बोला? इमिटेशन तो बता दिया था ना। बता दिया। इमिटेशन थ्योरी तो हमने आपको बता दी थी ना, अल्बर्ट बर्नूली की। तो आज मोटिवेशन की थ्योरी बची है केवल। अच्छा ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बहुत कुछ है। टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। इसके लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, मोटिवेशन के लिए जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर से सुनने 6-6 हज़ार का टिकट लेकर, है ना। तो मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो थ्योरी आपके सिलेबस में हम सिर्फ उतनी बात करेंगे, है ना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो क्या है मोटिवेशन आज का? आज का मोटिवेशन आपके लिए ए ग्रेट मैन इज वन हु कैन मेक ए स्मॉल फील ग्रेट एंड परफॉर्म ग्रेट। एक महान व्यक्ति कौन है? एक महान व्यक्ति कौन है बताओ? वन हु कैन मेक ए स्मॉल मैन फील ग्रेट, जो एक छोटे व्यक्ति को महान फील कराए और परफॉर्म कराए कैसा? ग्रेट एंड परफॉर्म ग्रेट, और अच्छा। समझ गए? एक महान व्यक्ति वो है, एक महान व्यक्ति वो नहीं है जो छोटे व्यक्तियों पर ये दिखाए कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, उसके पास जाने में छोटे व्यक्ति को डर लगे। एक महान व्यक्ति वो है जिसके पास छोटा व्यक्ति जाए तो जाकर के खुद को छोटा न समझे। यही महान व्यक्ति की एक पहचान है। चलिए देखिए कैसे, देखो ये है महान व्यक्ति। कैसे महान व्यक्ति है? ऊपर चढ़कर देखो नीचे वाले को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं? मारने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए? आपको कभी कहा भी गया भला किसी का बुरा किसी का सूर किसी को कांटे देकर। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन क्या है? देखते हैं। अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक क्या है? मोटिवेशन, यानी इंग्लिश में मोटिवेशन और हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द या कहीं कहीं लिखा मिलता है मूवीर, है ना। तो मूवेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव। मूव माने चलना, आगे बढ़ना, इधर उधर। तो मूव जिसका अर्थ होता है टू मूव, और मोशन, मोशन माने क्या होता है? यानी स्थिर न रहे, मूव में आ जाए, मोशन में आ जाए। कैसे आ जाए अभी बताएंगे। अर्थात गति प्रदान करना या हलचल करना। समझ गए? हलचल करना। कैसी हलचल? आगे पढ़ लेंगे। किस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक इंटरनल पावर है। मोटिवेशन इज द इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति है जो क्या करती है? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब इसको हम समझेंगे, पहले और आगे पढ़ लेते हैं। इसीलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है। लालच या ध्यान को आकर्षित करने की कला है, जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है
जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। ये तो हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकल, इसको हम समझ लेते हैं अपनी सरल भाषा में। क्या है मोटिवेशन? देखिए मोटिवेशन आया होगा मोटम से, लेकिन इसका स्थायी भाव मैं मानता क्या हूं? मोटिव। हमारा मोटिव क्या है? ठीक है ना, जैसे हास्यरस का स्थायी भाव क्या है? ऐसे ही मोटिवेशन का स्थायी भाव क्या है? है ना, मोटिव। मोटिव माने क्या होता है? हमारा मोटिव क्या है? समझ गए? उसी से बना मोटिवेशन मान लो तुम, समझने के लिए अपनी सरल भाषा में। वैसे जो लिखा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो हमारा जो मोटिव है वो कब होता है? जब हमारा कोई कार्य है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे होते हैं, तब मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाया जाता है। वो आपको क्या दिलाता है? व्हाट इज योर मोटो? ऐसे बोलता है ना, खूब चीख चीख के 6000 रुपया लेने के बाद व्हाट इज योर मोटो? बोलता है कि तुम पागल हो क्या? क्या कर रहा है वो? आपको वो बल प्रदान कर रहा है, आंतरिक शक्ति। मोटिव क्या है? और जो फोर्स लगता है इस मोटिवेशन में, उस फोर्स का नाम ही क्या है? चुंबक। मानो मैग्नेटिक चुंबक होती है ना, है किसी के पास चुंबक है? अभी नहीं है। चुंबक क्या करती है? लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो पैसे होते हैं ना, सिल्वर वाले रुपए जो पहले गंगा जी में देखो फेंकते हैं लोग, तो चुंबक डाल के उसको क्या करते हैं? निकालते। तो मोटिवेट करती है मतलब खींचती है, आकर्षित करती है। किसको? ध्यान को। चुंबक खींचती है लोहे को, मोटिवेशन खींचता है ध्यान को। ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण क्या है? अटेंशन प्लस नहीं पढ़ा? चलो आगे पढ़ाएंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे। अभी क्या समझ लो, ध्यानाकर्षण यानी जो आपके इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों को, अटेंशन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को, हमारे इंटरेस्ट को भी, इंटरेस्ट मैंने कल पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया, दूसरों को पढ़ाया था, आपको पढ़ा दे रहा हूँ। इंटरेस्ट क्या है? हमारे ध्यान को जब इनक्लिक कर दे, मतलब झुका दे, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है? हमारे ध्यान को एक तरफ झुका दे, जिस तरफ झुका दे उधर ही इंटरेस्ट है। अगर हम यहाँ खड़े, तुम लोगों को एग्जाम्पल देना ठीक नहीं, तो इसलिए हम अपने पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हम यहाँ खड़े हैं और हम बार बार इधर देख रहे हैं, तो हमारा ध्यान इधर जा रहा है, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट इधर है। और बार बार इधर जा रहा है तो हमारा ध्यान इधर जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट। ध्यान जिस तरफ झुक जाए उधर ही इंटरेस्ट। उदाहरण के लिए एक सिंपल 1 मिनट का उदाहरण देता हूँ कि जब कभी मार्केट में गए होंगे बचपन में, जब शरारतें की होंगी, तो उस मार्केट में ज़्यादा जाते होंगे जिसमें मम्मी रोकती होगी, है ना। और कैसे जाते होंगे? कुछ ना कुछ बहाना करके। आज वहीं साइकिल का पंचर जुड़ेगा, कल वहीं बुक मिलेगी, परसों कॉपी मिलेगी, मतलब तमाम प्रकार के बहाने। कभी कंप्यूटर से फोटोकॉपी कराना उधर ही होती है, जाना वहीं। मतलब हमारा इंटरेस्ट किधर है? उधर। समझ गए? तो जब ध्यान को एक तरफ झुकाया जाए, किधर झुकाया जाए? उधर ही जिधर आपका इंटरेस्ट है। तो वही इंटरेस्ट का क्षेत्र है। जैसे कंपास की सुई किधर झुकती है? उत्तर दिशा में, मालूम है ना। ऐसे ध्यान जिधर झुकता है वहाँ इंटरेस्ट है, समझ लो। कंपास की सुई उत्तर दिशा को खोजेगी और इंटरेस्ट हमेशा, ध्यान जो है हमेशा इंटरेस्ट को खोजेगा। ध्यान वहीं जाएगा जहाँ इंटरेस्ट है। हमारी बात अच्छी नहीं लग रही, इंटरेस्ट नहीं है, तो ध्यान नहीं आएगा, ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा, ठीक है। स्वाभाविक सी चीजें हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेट करता है। मोटिवेट मतलब ध्यान को खींचता है। ध्यान को खींचता मतलब ध्यान और इंटरेस्ट दोनों को कहाँ लाता है? उस एक पॉइंट पर। मैंने ध्यान की परिभाषा कल पढ़ाई, आप लोगों को नहीं, दूसरों को। एक समय में एक ही विषय वस्तु पर आपके मस्तिष्क को फोकस करना, आपके मस्तिष्क का केंद्रीकरण बनाए रखना ही ध्यान कहलाता है। एट ए सिंगल टाइम आपका जो माइंड है वो कहाँ होना चाहिए? किसी एक पार्टिकुलर विषय वस्तु पर। और जो अभी पीओटी का क्लास भी पढ़ रहा है और बाहर ये भी सोच रहा है कि मम्मी कैसी होगी, समझ जाओ उसका ध्यान यहाँ नहीं है। वो प्रेजेंट है फिजिकली, लेकिन अब्सेंट है माइंडली। एक समय में एक ही, आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। मैं आपके ध्यान का शक्ति परीक्षण करना चाहता हूँ, दोगे परीक्षण? ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट सभी लोग देखिए।
ओके, 4 लोग मैंने रेक्टिफाई किए हैं। क्या नाम है? शिखा। आपका क्या नाम है? मुस्कान। आपका क्या नाम है? अंजलि। और आपका क्या नाम है? 4 लोग खड़े हो, 4 लोग खड़े हो। परीक्षण में आप सफल नहीं हुए थे। आपका ध्यान किधर था बताओ? ध्यान क्या मैंने कहा? एक समय में एक ही विषय वस्तु पर। अब इनका ध्यान किधर था ये बता दें। मैं नहीं बताऊंगा किधर था, आप बताएं। पीछे खड़े आप चारों को जिनको मैंने गलत तो नहीं खाया? ध्यान भटका था? यस, ओके, बैठ जाओ। तो यही है ध्यान, ठीक है। ध्यान एक समय में एक ही विषय बस। हालांकि इतने लोग, मुझे खुशी है कि इतने लोगों का ध्यान कम से कम एक जगह रहा, ठीक है। ऐसे ही मोटिवेशन इसी ध्यान को एक तरफ बनाए रखे। एक बल प्रदान करता, कौन सा? आंतरिक बल जो आपको खींचता है किसकी तरफ? आपके कार्य की तरफ। इस कार्य में लग जाओ। जैसे अभी ये हमारा जो मोबाइल है, ये अभी एक जगह पर है, स्थिर है, ये चलायमान नहीं है, अभी नहीं चल रहा है। इसको हमने फोर्स किया, इसको हमने क्या किया? फोर्स किया। देखो चला, चला कि नहीं चला? फिर इधर से फोर्स किया, जिधर डायरेक्शन में फोर्स कर देंगे, मोटिवेशन जिधर दे देंगे उधर ही चल जाएगा। तो यही मोटिवेशन का काम है। मोटिवेशन आपकी आंतरिक शक्तियों को जगाकर आपको कार्यों की तरफ लगाने के लिए एक आंतरिक बल प्रदान करता है। इसे ही मोटिवेशन कहते हैं और इसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर के प्रभावित होता है, दूसरे के द्वारा किया गया मोटिवेशन है। और एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद से बात करके जब व्यक्ति प्रभावित हो और काम करने लगे तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। देखिए, जो एडल्ट होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं वो दूसरों के द्वारा मोटिवेट किए जाते हैं। ये अंतर होता है। क्लियर? आपको डाउट? आगे बढ़ जाते हैं। तो क्यों होता है वो आगे बताएंगे, मास्लो ने बताया है, ठीक है ना। समझ गए? अभिप्रेरणा वो कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। मोटिवेशन मोटिवेट से बना, मोटिवेट कर रहा है तो क्या है? मोटिवेशन, ठीक है। बल क्या है? मोटिव को देख करके वहां पर बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है मोटिवेशन। इसकी परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दी हैं, मैं स्किनर की परिभाषा आपको बताऊंगा। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी राजसी मार्ग बता दिया मैंने आपको। राजसी मार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। यदि आप मोटिवेट हैं तो आप सीखेंगे। वुड ने भी बोला अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है। मैक्डूगल ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। वेद के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक यानी फिजिकल एवं मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल दशा है जो उस विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अभी मैंने एक शब्द पढ़ाया था, लालच। लालच। तुम जाओ जरा 10th क्लास में, मम्मी या पापा ने बोला होगा कि बेटा अगर 10th में परसेंटेज अच्छी आई क्या दिलाएंगे? साइकिल दिलाएंगे। बोला था ना, वो भी अभिप्रेरणा ही थी, वो भी लालच ही था। तो लालच भी कभी कभी इसीलिए दिया जाता है ताकि अभिप्रेरणा जागृत हो। एक मोटिवेशन का और भी फार्मूला है, वो है कैरेट एंड स्टिक मेथड। पढ़ा कि नहीं? कैरेट एंड स्टिक मेथड नहीं पढ़ा? ओके, कोई बात नहीं, वो आगे बता देंगे कैरेट एंड स्टिक मेथड। या चलो खत्म कर देते हैं, फिर कहाँ आगे बताएंगे। खत्म करते हैं कैरेट एंड स्टिक मेथड को। कैरेट एंड स्टिक मेथड क्या है? देखो, मुझे तो आता नहीं ज़्यादा। मान लेते हैं ये हॉर्स है, ठीक है ना, और इसमें कोई व्यक्ति सवार है, ठीक है ना। ये घोड़ा है और ये व्यक्ति सवार है। मुझे ड्राइंग आती नहीं इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर घोड़े की जो, यहाँ पर घोड़े के आगे बधा रहता है ना, तांगा टाइप का होता है। तो यहाँ पर एक गाजर है, ठीक है, कल्पना कर लीजिए, और ये स्टिक में लटकी हुई है गाजर। कैसे लटकी हुई है? आगे से पकड़े हुए हैं। और एक इसके हाथ में क्या है? चाबुक। चाबुक समझते हो, है ना? तो ये भी है कैरेट एंड स्टिक मेथड। इसका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए, किया जाता भी है। उसको ये क्या है? लालच, ठीक है, लालच है उसको। घोड़ा गाजर को पसंद करता है, खाने के लिए आगे बढ़ता है।
उसको थोड़ा ही मालूम है कि ये स्टिक, अच्छा मान लो हम ये स्टिक पकड़ के कहीं बैठे हुए और घोड़ा चलेगा तो ये स्टिक भी तो आगे जाएगी, तो स्टिक जा रही है और वही कर रहा है, उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। तो दौड़ लगाने, जो घोड़े अड़ जाते हैं उनको दौड़ लगाने के लिए तरीका अपनाया जाता है लालच। फिर भी नहीं बढ़ा, बोला हम तो खाएंगे नहीं, तो फिर पीछे है चाबुक मतलब स्टिक, तो इसे बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक मेथड। ये गाजर मतलब कैरेट और चाबुक मतलब स्टिक, कैरेट एंड स्टिक मेथड इसको अपनाया जाता है। माता पिता इसको ज़्यादा अच्छे से अपना पाते हैं। आजकल गुरु लोगों को तो मना किया गया स्टिक के लिए, तो माता पिता ही अपना सकते हैं ना। हम तो केवल आपको क्या दे सकते हैं, कैरेट, लेकिन स्टिक नहीं दे सकते हैं ना। स्टिक के लिए मना किया गया कि नहीं, टीचर नहीं दे सकता, पहले दे देते थे, है ना। तो अब क्या है, अब माता पिता के पास ये अधिकार अभी भी संरक्षित है कि किसी भी समय आपकी पूजा स्टिक से वो कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे भी मोटिवेशन आता है। अर्थात जो स्किनर ने अपनी आरएस थ्योरी में कहा क्या, रीइंफोर्समेंट, मैंने कल पढ़ाया भी था आपको, पुनर्बलन। तो पुनर्बलन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव वाला ये है कैरेट और निगेटिव वाला स्टिक। नहीं मानोगे तो इसीलिए पनिशमेंट की थ्योरी भी कहा। पनिशमेंट की थ्योरी क्यों कहा, क्योंकि नीचे से उसको ग्रिड से करंट लग रहा था और पुनर्बलन कहाँ से मिल रहा था, ऊपर से। समझ गए, चलिए ठीक है। तो मोटिवेशन में यही मुझे कहना था। अब मोटिवेशन की थ्योरी की तरफ मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, जल्दी से आप देखें। चलिए अच्छा चलो एक चीज और, नोट बहुत अच्छा लिखा है, वो सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं अभिप्रेरणा एक लाइन में। वो सभी कार्य जिनसे व्यक्ति के कार्य को गति मिलती है अभिप्रेरणा कहलाती है। पॉजिटिव वे में इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्या है अभिप्रेरणा के तत्व, आवश्यकता क्या है। सबसे पहला अभिप्रेरणा के तत्व क्या, तीन चीजें हैं अभिप्रेरणा की। देखो, एक है आवश्यकता यानी नेसेसिटी, दूसरा है ड्राइव मतलब चालक, और तीसरा है उत्साह। तीन चीज। तो आवश्यकता क्या है, आवश्यकता को समझिए, अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण तत्व है। आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा का प्रारंभ होता है, इसके अभाव में अभिप्रेरणा को प्रारंभ नहीं कर सकता। क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं थ्योरी की तरफ, थ्योरी ऑफ मास्लो। तो थ्योरी मास्लो की कैसे मोटिवेशन की थ्योरी है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या है, मोटिवेशन आता कहाँ से, आवश्यकता। अगर किसी को आवश्यकता नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एकदम शांत होकर के बैठूंगा, ईश्वर का भजन करूंगा या लेटूंगा, सो जाऊंगा, यही काम करूंगा, है ना। लेकिन कुछ चाहिए तो कुछ प्रयास करूंगा, तो मोटिवेशन आएगा। तो आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही आविष्कार की। अगर आवश्यकता नहीं है तो अन्वेषण नहीं होगा, आविष्कार नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या आवश्यक है, आवश्यकता, नीड। आवश्यकता को नीड भी बोलते हैं ना। तो नीड इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। अर्थात हमारी नीड्स हमें प्रभावित करती हैं, प्रेरित करती हैं, किसके प्रति, मोटिवेशन के प्रति। अच्छा बताओ कितने लोग हेलीकॉप्टर से भी तक चल चुके, फ्लाइट से सफ़र किया है, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। एक बच्ची और दो बच्ची, कल भी दोनों उन्होंने उठाया था। कितने लोग चाहते हैं कि हम फ्लाइट से सफ़र करें, वेरी नाइस, चाहते तो सभी हैं, लेकिन कर नहीं पाए। कब करेंगे, जब पैसा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप CITS में AIR1 ले आते हो, ऑल इंडिया रैंक 1, तो आपको मिलेगा भारत सरकार की तरफ से ये फ्लाइट से सफ़र करने का एक मौका। यदि आपका घर 500 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, दिल्ली से, आपको फ्लाइट से बुलाया जाएगा, है ना। वहाँ दीक्षांत समारोह दिल्ली, हमारे कई सारे बच्चे ये ट्रैवलिंग कर चुके हैं, है ना। भारत सरकार की तरफ से ये सफ़र कर रहा है। तो आज समझ लो कौन कौन अब चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से वो ट्रैवलिंग करना चाह रहा है फ्री में। वेरी नाइस, देखो सभी के हाथ खड़े हुए। तो इसके लिए हंसने से नहीं काम चलेगा, किससे काम चलेगा, हंसते हुए पढ़ने से। क्या लाने से, AIR1 का मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 को लाने के लिए आप मान के चलो 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना है थ्योरी में।
और 200 में 200 नंबर प्रैक्टिकल में, तभी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। और तभी आप पीओटी में भी तो थ्योरी है, पीओटी में भी तो प्रैक्टिकल है, दोनों को मिला के हर एक विषय में 2 ही तो विषय आपके, ठीक है, दोनों विषय हैं, दोनों में 100 आउट ऑफ 100 जितने ले आओगे, ऑल इंडिया रैंक 1, चाहे हम करें तो सब आ सकते हो, तुम सब भी रैंक 1 ला सकते हो। कब? जब सबके नंबर एक बराबर होंगे। टॉपर 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 950 का 750 है, कितने का भी 750 का साइड है ना, तो 750 में 750 करिए, तुम 70 लोग जो भी बैठे हो सब लाओगे ना, तो सभी को फिर बुलाया जाएगा और ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि NSTIW इंदौर के बच्चे देखो सब AIR बनवाने आ रहे हैं। आपको यही लेना पड़ेगा। वो तो संभव नहीं है है ना, वो तो अभी संभव नहीं है, ठीक है, तो AIR 1 में जाना है, ठीक है। इसी साल वो तो खैर ऐसा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस ले लेना, इस पर बाद में बात करेंगे, अभी पढ़ लो, ठीक है ना। तो AIR बन जाओगे तो ट्रेवलिंग मिलेगी। दूसरा, नौकरी पाओ, सरकार के खर्चे पे घूमते रहो, टूर पे जाना पड़ेगा, जाओ आराम से फ्लाइट से जाओ, क्या दिक्कत है, सरकार आपको घुमाएगी, सरकारी नौकरी पा लो, इसके बाद आराम से घूमो फ्लाइट से, क्योंकि जब वो ग्रेड के ऑफिसर होंगे तब उस ग्रेड में जब पहुँचोगे तो उस ग्रेड के ऑफिसर्स को क्या मिलेगा, एक टूर मिलता है। जब टूर मिलेगा तो फिर आराम से हेलीकॉप्टर से उड़ के जाओ, अपने सपने पूरे करो, जेब से भी नहीं खर्च करना है, सरकार देगी, तुम खर्च करो वापस दे देगी, है ना, टूर पे जाओगे तो चलना भी हो गया और तुम्हें वापस भी मिल गया। इसके अलावा जब पैसा हो तो अपने फैमिली को घुमाने अपने पैसे से खर्च करके जाओ ना, ये सब संभव होगा कब, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है बताओ, ऐसा नहीं, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता नौकरी की नहीं, अभी आवश्यकता क्या है, पागलों, आवश्यकता ये है हेलीकॉप्टर से घूमना, भूल जाते हो तुम लोग जल्दी से। नीड क्या है, ट्रेवलिंग बाई फ्लाइट, ट्रेवलिंग बाई फ्लाइट आवश्यकता बनी, तो कितने सपने सोचे, CITS में टॉप करना है, सरकारी नौकरी पाना है और फ्लाइट से घूम के हिंदुस्तान को दिखाना है कि देखो हमारे भी पंख लग गए, हम भी उड़ सकते हैं, यानी भारत की बेटियां अब उड़ना है, तो हमारे बच्चे ऐसे उड़ते हैं, पुराने बैच के भी बच्चे उड़ रहे हैं, इनके साथी बैच के भी बच्चे उड़ रहे हैं, अभी देखता रहता हूँ, भेजते हैं मैसेज, जब उड़ते हैं तो मैसेज भेजते हैं, अच्छा लगता है कि वो आज उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि उनको उड़ने की सामर्थ्य आ गई, उड़ रहे हैं, तो उड़ो, तुमको भी उड़ना, ठीक है। पहला क्या है, नीड, दूसरा क्या है, चालक। अरे नीड से ही ड्राइव उत्पन्न होता है, नीड क्या थी, हेलीकॉप्टर से उड़ना, चालक है बस उसमें सफर करने के लिए, तो नीड प्रेरित करती है, इसकी उत्पत्ति आवश्यकता से होती है, नीड ड्राइव चालक। जैसे भूख लगी तो भूख क्या था, ड्राइव, सामने क्या था, भोजन को पाना स्टिमुलस था और ड्राइव था भूख, तो ऐसे ही नीड है हेलीकॉप्टर पर सफर करना, चालक क्या है, जल्दी से सफर करना, ठीक है ना। जैसी आवश्यकता होती वैसी ही अनुरूप चालक को पैदा कर दिया जाता है। आवश्यकता है घूमना, दूर दूर जाना, चालक बन गया जल्दी से जल्दी पाना, है ना, जल्दी से जल्दी टॉप करना। प्रोत्साहन ये एक ऐसा तत्व होता है, यानी मोटिवेशन में जो प्रोत्साहन है, जो चालक व आवश्यकता दोनों को संतुष्ट करता है, प्रोत्साहित करते रहो तो आदमी खुशी खुशी अपने काम की तरफ लग जाए। 3 एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आवश्यकता क्या है, शरीर में ऊर्जा की कमी, चालक क्या है, भूख, और प्रोत्साहन क्या है, भोजन। क्लियर? अभी तुम्हारा हेलीकॉप्टर वाला बता देते हैं, आवश्यकता क्या है, फ्लाइट से नहीं चल पाना, ठीक है, फ्लाइट से नहीं चल पाना, अभी तक चले नहीं हो तो आवश्यकता हो गई। चालक क्या है, चलना, और प्रोत्साहन क्या है, टॉप, है ना। चलिए नेक्स्ट, शरीर में तरल पदार्थों की कमी, दूसरी देख लो, तरल पदार्थ मतलब प्यास, और प्रोत्साहन क्या है, समझ में आया। तो ये है मोटिवेशन के 3 तत्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को पहचानना पड़ेगा। आवश्यकताएं जब होगी तो आवश्यकताओं के आधार पर हमारे अंदर ड्राइव उत्पन्न होगी। ड्राइव मीन्स एक तरीके से कहें चालक या इच्छा, ड्राइव बोलते ना, हमारी ड्राइव, हमारे सपने, हमारी इच्छा है, ठीक है, और उसके कारण प्रोत्साहन मिलेगा, तो प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए हम काम करते रहेंगे। क्लियर? मोटिवेशन के 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर से मेरे साथ दोहराओ, आवश्यकता, प्रोत्साहन, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। अभी प्रेरणा कई प्रकार की होती है,
ठीक है। अभी प्रेरणा कई प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक आंतरिक, एक प्राथमिक, एक जन्मजात, एक प्राकृतिक, एक नकारात्मक, एक बाह्य, एक द्वितीयक, एक अर्जित और एक वातावरण। समय कम है, इतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत संक्षिप्त रूप में बता के चलूंगा। सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब निगेटिव। सकारात्मक जहाँ पॉजिटिव, ये ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, नकारात्मक अगर ऐसा नहीं करोगे तो। अभी देखो बताते हैं, अभी प्रेरणा बताते हैं, कोई अड़ियल हो बोले हम नहीं जाएंगे, और अभी आकर के यहाँ कोई आए बंदूकधारी बोले कि खड़े रहो, देखो कितनी भी भूख लगी होगी नहीं चल रहा होगा, फिर भी क्या करोगे, बहुत तेजी से भागोगे। अभी कभी नकारात्मक, जो नकारात्मक प्रेरणा उसको ग्रिड से मिल रही थी, है ना, चूहे को ग्रिड से मिल रही थी, समझ गए। कोई आदमी नहीं जा रहा है, पीछे से पड़ रहा है चाबुक, तुरंत भाग के एक मोटिवेशन आ गया और चला जा रहा है। तो सकारात्मक में तो लालच ही है, नकारात्मक में पनिशमेंट के कारण भी मोटिवेशन आता है। मान लो पिताजी ने बोला बेटा अगर CITS में ऑल इंडिया टॉपर नहीं आती हो तो तुम्हारी करेंगे अगले वर्ष शादी। हाँ सब मैं वही बोलूँगा कि तुम्हारे साथ हो रहा है ना। अब तुम्हारे अंदर क्या आया, मोटिवेशन, जाओ पिताजी अब हम टॉप करके दिखाएंगे, फिर कर लेना शादी। फिर तो आपने वादा किया ना कि फिर और पढ़ाएंगे और नौकरी करवाएंगे। ओके, मोटिवेशन दोनों तरीके से मैंने बता दिया। प्राथमिक यानी जो तुरंत मिल जाए, अगर किसी कार्य में तुरंत सफलता मिलती है तो मोटिवेशन और आगे बढ़ता जाता है। ये आपने पढ़ा होगा मोटिवेशन, अगर आपको पढ़ाया गया, साइकोलॉजी पढ़ाया गया था कि नहीं, जिसमें पॉजिटिव, हाँ जिसमें पॉजिटिव इसमें भेजा गया था सक्सेस तक कोई इम्पोर्टेंट क्रिएट हुआ था, यहाँ फेलियर मिला था तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो गया था, फ्रस्ट्रेशन। तो इस तरीके से होता है। तो अगर प्राथमिक तौर पर किसी को सफलता मिलती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है, और फिर वो मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ जाता है और रीइंफोर्समेंट में बदल जाता है, मतलब सुदृढ़ीकरण, पुनर्बलन आ जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। यस हम करके दिखाएंगे। कोई वीडियो की नौकरी निकाल ले, वीडियो मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत तो बड़ा होता है, तो ग्राम विकास अधिकारी तो वो बोलता अगली बार वीडियो के निकालेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी खंड विकास अधिकारी, बोलता अब निकाल के दिखाएंगे। तो PCS की निकाल ले, अब IAS निकाल के दिखाएंगे हम, है ना। चपरासी निकाले तो बोलता क्लर्क भी बन सकते हैं, है ना। और इंस्ट्रक्टर निकाले तो बोलता है कि अब ट्रेनिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ये जो क्या है, अंदर से मोटिवेशन आता है कब, जब एक सफलता मिल जाती है। पहली बार में झटका लगा तो कई बार लोग प्रयास करना बंद कर, समझ गए। तो ये होती है प्राथमिक अभिप्रेरणा। दूसरी होती है जन्मजात। कुछ लोगों के अंदर जन्मजात अभिप्रेरणा होती है। भरत का नाम सुना है? कौन भरत? राम के भाई वाले नहीं, जिनके नाम से भरत, इस देश का नाम भरत पड़ा। जन्मजात अभिप्रेरणा थी, नहीं डरे शेर से भी गिन लिए उसके दांत, है ना। जन्मजात। अभिमन्यु जन्मजात अभिप्रेरणा, कि हम लड़ेंगे और हराएंगे, या तो हराएं या तो जीतेंगे या सीखेंगे, है ना, समझ गए। जन्मजात होता है। प्राकृतिक, नेचुरल, नेचर के कारण भी होता है। ऐसे ही बाह्य, आंतरिक के अलावा बाह्य अभिप्रेरणा, एक तो अंदर से आई और एक बाहर दूसरे से देख करके अभिप्रेरणा आती है। ठीक है। द्वितीयक, जैसे प्राथमिक ऐसे द्वितीयक। प्राथमिक खुद के कारण शुरुआत में, और द्वितीयक कहीं नहीं हुए तो दूसरे ने जाकर के आपको सेकेंडरी ड्राइव उत्पन्न करा दी, तो भी हो सकता है। यहाँ जन्मजात होती, यहाँ अर्जित, दूसरे से प्राप्त की गई, अर्जित की गई, अर्न की गई। और यहाँ प्राकृतिक है तो वातावरण के कारण भी, वातावरण के कारण भी अभिप्रेरणाएं आ सकती हैं। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है? इसमें व्यक्ति के संवेग और मूल प्रवृत्तियों, इच्छा शक्ति आदि को शामिल किया जाता है। नकारात्मक क्या है? इसमें पुरस्कार, दंड, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उद्देश्य, लक्ष्य आदि को शामिल किया जाता है। बताया था, पनिशमेंट बताया था, तो सब इसी में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के कार्य। कार्य क्या है? चरित्र निर्माण में सहायक होता है कि नहीं? अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए, मान लो आप कितने भी बद चरित्र हो, लेकिन मोटिवेशन आ गया जिस दिन बोलो अब से गंदी आदतें, दिल पर हाथ रख के पूछो यस। अरे हमें नहीं बताना, हम नहीं पूछेंगे क्या क्या बैड हैबिट्स हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के एक बार पूछोगे यस, अभी देखो आपके अंदर से एक आवाज आएगी। अच्छा बताओ, जीवन में कभी कोई ऐसा बैड वर्क तो नहीं किया आपने जो अपनी माँ से छिपाना पड़ा हो?
पूछता हकीकत हूँ, ओपन कैमरे पर पूछता हूँ, छिपाया माँ से कितने लोगों ने अभी तक ऐसा कोई कार्य किया जो माँ से छिपाया? हाथ उठाएं ईमानदारी से, मैं किसी से पूछूंगा नहीं। यस, ओके, डाउन डाउन, दैट इज द बैड। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई कार्य मत करो जो माँ से छिपाना पड़ जाए। जाओ, जिंदगी में गलती नहीं हो। चरित्र निर्माण में ये सहायक है। अगर आप चाहते हैं कि हम चरित्रवान बने, ऐसा हर काम करो जो माँ को बता सको। माँ को बता सकते हो, आप कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ये हमारा दावा है। और फिर भी जाओ तो मुझे बताना आकर के, सर हमने माँ को भी बताया था फिर भी गलती हो गई, तब बताना। नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हम ऐसा कोई काम मत करें जो दूसरे से छिपाना पड़ जाए। अगर छिपाना पड़ रहा है वही हम गलत होते हैं। और अगर हम सबको बता सकते हैं कोई काम, तो हम गलत नहीं है। हम ओपन कैमरा बोल रहे हैं, हम गलत नहीं है। हम किसी के कान में बोले तो हो सकता है हम गलत हो। इसलिए मैंने कई बार आपसे बोला कि हमेशा पब्लिकली बोलने की हिम्मत रखो। कुछ काम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सभी को नहीं बताई जा सकती। इसीलिए मैंने माँ का एग्जाम्पल दिया। ये भी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं और पूरे दुनिया को गा के बताएं हमारा धन वहाँ गड़ा हुआ लूट के ले जाए। ऐसा नहीं। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जो सभी से छिपाना पड़े, और ऐसा कोई कार्य मत करो जो माँ से भी छिपाना पड़े। ये ध्यान। अब आपने खुद स्वीकार कर लिया, आपके हृदय ने, आपकी आत्मा ने, अंतरात्मा ने आवाज़, जिन्होंने भी हाथ उठाया, मैं नहीं किसी का चेहरा पहचानता हूँ, ना मैंने किसी की तरफ देखा ध्यान से, लेकिन जो भी हाथ उठाया आपको पता चल गया कि आपसे कब गलती हुई, कहाँ हुई थी, किस टाइम हुई थी, कैसे हुई थी, किस आवेग में हुई थी, किस संवेग में हुई थी, किस इमोशन में हुई थी, किस फीलिंग में हुई थी, और कैसे हो गई थी। कोई बात नहीं। गलतियाँ करना किसका काम है? मनुष्य। तो इसका मतलब तुम जीवित मनुष्य हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मशीन से गलती नहीं होती। तो तुमसे गलती हुई तो उसमें सुधार करना है, ठीक है ना? ओके, समझ आ गया? अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में सहायक होती है। मोटिवेशन इज हेल्पफुल टू कंडक्ट, टू मेक द कंडक्ट एंड करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षार्थी के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। मोटिवेट कर दिया जाए तो उसका व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। मैंने बताया था पहले क्लास में कि जो टीचर अपने शिक्षार्थियों का ध्यान बोर्ड पर खींच के ले आए, समझ जाओ कि अब उसके क्लास में सारी चीज़ें वेल मेंटेन रहेंगी। और जिसके क्लास में इधर उधर ताका झांकी, बातचीत, नींद, निद्रा, फोन, चैटिंग पीछे पीछे चल रही है, तो समझ जाओ पलटाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्या है? ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। मोटिवेशन आपका ध्यान एक समय में एक ही चीज पर केंद्रित करने के लिए सहायक होता। लगे हैं लक्ष्य के प्रति अडिग। दशरथ मांझी का नाम किसने नहीं सुना? सुना? पागलों की तरह लग के पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। मोटिवेशन था, लोग उसकी हंसी बना रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम की भी हंसी बनाई लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, लोगों ने नहीं। लेकिन देखो, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। पहले बताया, व्यवहार में चुंबक लगाती है और उसको बल प्रदान करती है। व्यवहार में कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखती है। लगातार लगे रहते हैं लक्ष्य के प्रति। थक गए लेकिन फिर भी, थक गए लेकिन फिर भी लगे, थक गए फिर भी लगे हैं, फिर उठे, जैसे ही होश आया फिर काम पर लग गए लक्ष्य की तरफ। कौन? तुम नहीं, वो लोग जिनसे पूछो जो 18 घंटे स्टडी करते हैं यूपीएससी की तैयारी। तुम तो मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारी शक्ति हमें मालूम है ना। मानव व्यक्तित्व को विशिष्टता प्रदान करती है, यानी ये स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रदान करती है, पर्सनालिटी प्रदान करती है, रुचि का विकास करती है, यानी इंटरेस्ट को जगाती है। और क्या करती है? अभिप्रेरणा मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट में सहायता करती है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, अभिप्रेरणा की विधियां। पुरस्कार बता चुका हूँ, पुरस्कार देकर, लालच देकर, पनिशमेंट देकर, प्रशंसा करके, और एक ये भी सबसे बड़ा भाई, निंदा। निंदक नीरे राखिए घर में कुटी छवा है, सुना है ना? निंदक नीरे राखिए घर में कुटी छवा, ये भी मोटिवेशन का काम। निंदक है ना, बोले अरे वो इस लायक थोड़ी है, तब आपके कान में आया अच्छा हम इस लायक नहीं है। एक बार तो गुस्सा आएगा, मन करेगा कि ये स्टिक उठाएं और इसका सिर फोड़ दें, लेकिन भारत में कानून लागू है, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है,
तो फिर क्या आएगा, मन ही मन में एक मैसेज जाएगा कि क्यों ना ये इसने कहा है इसको करके दिखा दें, वक्त समय पर आवाज देगा। कहा जाता है ना, तो कोई कहे कि तुम इस लायक नहीं हो तो उस लायक बन के दिखाओ। और निंदा भी क्या करता, मोटिवेशन। कई सारे लोग केवल निंदा के कारण बड़े बड़े लोग बन गए। आप उदाहरण पढ़ लीजिए, टाटा का उदाहरण पढ़ लीजिए। टाटा को ही किसी ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उनका ठीक करके दिखाते हैं, उसी की कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, व्हाट्सएप एलन मस्क, ऐसे ही एक बार चर्चा हुई थी, है ना, सॉरी ट्विटर को खरीद लिया। तो ऐसे समझो कि जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कभी कभी निंदा के कारण भी होती है। इसलिए निंदा को कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। निंदक के प्रति गुस्सा का भाव नहीं आना चाहिए। कोई बोले कि हम IAS ऑफिसर नहीं है, यस नहीं है, हम ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। अब कोई बोले कि आप IAS नहीं है, हमको गुस्सा आ जाए, तो ये तो गलत है ना। अगर तुमको बनना है, हम अपनी जगह नहीं किसी और को रख लेते हैं। मान लो उसका लक्ष्य है IAS बनना, और उसको बोला गया कि यू आर नॉट IAS, यस नॉट IAS, तो उसको क्या लक्ष्य निर्धारित करना है, IAS बन के दिखाओ ना भाई। उसको क्यों तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे को क्यों बोला हम IAS नहीं है, बन के दिखाओ। खुद ही वही आके बोलेगा बधाई हो, उसकी बधाई स्वीकार करिए। तो निंदक नीरे राखिए घर में कुटी शब्द कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया। अगला प्रतियोगिता के कारण भी मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैं सभी का टेस्ट लेने वाला हूँ POT का चैप्टर 1 और 2 का, और उसको मैं पुरस्कार दूंगा जो हमारे टेस्ट में 100% मार्क्स लाए। टॉप पुरस्कार कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पुरस्कार देखो। ऑटोमेटिक प्रतियोगिता की भावना जागृत होगी कि इसको हराना है और अपना नाम सामने लाना है कि हमने पढ़ाई लिखाई की है। चलिए, सहयोग से भी मोटिवेशन आता है। एक ने दूसरे का सहयोग किया तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि हम भी दूसरे का सहयोग करें। सफलता और असफलता दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ, सक्सेस एंड फेलियर, इनके कारण भी मोटिवेशन आता है। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं। आपकी थ्योरी जो है दो थ्योरी है तो बहुत सारी, लेकिन हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। एज पर सिलेबस आवश्यकता का सिद्धांत 2 लोगों ने बताया है, अब्राहम मास्लो का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, और दूसरा है उपलब्धि का सिद्धांत, मैकलेलन ने भी बताया है ना। दोनों ही आपकी थ्योरी में हैं, दोनों ने आवश्यकताओं के सिद्धांत को बताया है। और मैंने बताया मोटिवेशन कहाँ से आता है, आवश्यकताओं से। जब तक आवश्यकता नहीं होगी कोई मोटिवेशन होगा? तुम बताओ आपने क्यों किया भाई यहाँ CITS इंस्ट्रक्टर बनना आवश्यकता थी तो तुम यहाँ चले आए CITS के लिए एग्जाम देने, आपने क्यों किया? कहाँ प्रिंसिपल है? स्टेट ITI में, स्कूल में प्रिंसिपल है, इनके अंदर मोटिवेशन आया है ना। तो आवश्यकता थी कि हम भी बने तो कर रहे हैं। आवश्यकता के कारण ही मोटिवेशन आता है। कैसे? उस थ्योरी को यहाँ थ्योरी क्यों लाई गई? थ्योरी पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं कि मास्लो ने बोल दिया। क्यों बोल दिया? उसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझ के आगे बढ़ना है। चलिए, हम मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम के नियम पर जाते हैं। मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को मास्लो हायरार्की ऑफ नीड कहते हैं। मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम के नियम को मास्लो हायरार्की ऑफ नीड कहते हैं। इसी को हम मास्लो की आवश्यकताओं का अनुक्रम का नियम भी कहते हैं, पदानुक्रम का नियम भी कहते हैं, मास्लो की आवश्यकताओं की थ्योरी भी कहते हैं। बहुत सारे नाम। हायरार्की ऑफ नीड, मास्लो का थ्योरी, एक ही चीज है। आवश्यकताओं का अनुक्रम, कुछ भी लिख के आए, पदानुक्रम, आवश्यकताओं का पदानुक्रम मास्लो ने। और मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे पिरामिड जहां मिल जाए समझ जाओ दैट इज इम्पोर्टेंट। वो क्या है? इम्पोर्टेंट। मास्लो क्या कहते हैं? 2 मिनट में सुनो और इसके बाद इसको खत्म करते हैं। मास्लो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर आवश्यकताएं जो हैं वो एक क्रम में बढ़ती हैं। मोटिवेशन कैसे आता है? आवश्यकताओं के क्रम में। मास्लो कहते हैं जब तक किसी को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा ना, तब तक वो कार में चलने की नहीं सोचेगा। अरे बताओ, तुम्हें भरपेट भोजन ना मिला हो, भूखे हो, कार खरीदने की सोचोगे? पहले क्या सोचोगे? अरे भाई जीवित तो रहें। बताया था ना कोविड में, जान है तो यानी सब कुछ धंधा बंद कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठो बट जान बचाओ। जान है तो जहान है, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मास्लो कहते हैं, मास्लो ने आवश्यकताओं को 5 वर्गों में विभाजित किया, 5 क्रम में विभाजित किया और 2 वर्गों में विभाजित किया। एक निम्न स्तरीय बताई और एक उच्च स्तरीय बताई। ठीक है,
एक निम्न स्तर यानी बेसिक नीड, बेसिक नीड को मास्लो कहते हैं, बेसिक नीड को कहते हैं आधारभूत, बेसिक नीड मतलब निम्न स्तरीय, और दूसरी होती है मेटा नीड, मेटा नीड मतलब उच्च स्तरीय। दो प्रकार की आवश्यकताएं मास्लो ने दो वर्गों में बांटी, और कुल 5 वर्गों में सारी मनुष्य की आवश्यकताओं को बांट के मास्लो चले गए। और मास्लो इतना प्रसिद्ध है, हर जगह साइकोलॉजी के पेपर में मास्लो का नाम मिलेगा। आपके भी फाइनल एग्जामिनेशन में किसी ना किसी को तो मास्लो सामने मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता किसके पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर सबके अलग अलग आते हैं, तो किसी ना किसी के पेपर में मास्लो साहब आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे। ना मिले तो मुझे फोन करना कि सर आपने तो गलत ही पढ़ा दिया था, ये तो सब मंटाधार हो गया, पढ़ के फेंक आया। आएगा, मास्लो को कोई हटा नहीं सकता। आवश्यकताओं को पूरा परिभाषित करने वाला अकेला मनोवैज्ञानिक और भी हैं, लेकिन जो बेहतर ढंग से जिसने परिभाषित किया वो मास्लो, जिसने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं, A to Z सब कुछ बताया है। 5 वर्ग। सबसे पहले मास्लो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सबसे पहली जरूरतें क्या होती हैं? ना तो फिजिकल बोला ना साइकोलॉजिकल बोला, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। मास्लो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरी चीजों के लिए मोटिवेट नहीं होगा जब तक उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं शारीरिक, फिजियोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक आवश्यकताएं। मास्लो कहते हैं कि व्यक्ति की, मनुष्य की, मास्लो मनुष्य और पशुओं को दोनों को अलग अलग रखते हैं। ये भी बता रहा हूँ, मास्लो ने जो आवश्यकताएं और मोटिवेशन है पशुओं का अलग बताया है और व्यक्तियों का अलग बताया, तो मैं ये मनुष्यों का बता रहा हूँ आपको। मनुष्यों की आवश्यकताओं का अनुक्रम है। तो मनुष्यों को सबसे पहले क्या चाहिए? शारीरिक जरूरतें। जब तक उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी तब तक वो अन्य किसी जरूरत की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर तुम्हारे प्राण संकट में है, शरीर संकट में है, तो तुम बताओ प्लेन पर चलने की सोचोगे, दोस्ती करने की सोचोगे, पिज्जा बर्गर खाने की सोचोगे? सबसे पहले क्या करोगे? प्राण बच जाए, देह बच जाए पहले, है ना? तो शारीरिक, इसीलिए ना फिजियोलॉजिकल बोला, फिजिकल नहीं बोला। फिजिकल माने भौतिक हो जाता, ठीक है ना, इसलिए फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक। नहीं तो इसके मतलब लोग फिजिकल निकाल के भौतिक निकाल देते हैं ना। तो फिजियोलॉजिकल आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, अभी इसको छिपा देते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले बताओ तुम्हारे शरीर को संचालित करने के लिए, हाँ रोटी कपड़ा और मकान। मूवी देखी हुई है ना? हाँ बच्चे जानते हैं हम, ठीक है ना? तो रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक आवश्यकता है। यानी सबसे पहले हमें जीवित रहने के लिए चाहिए श्वास। अगर श्वास नहीं है तो हमारा शरीर रहेगा ना? मानो तो 2 मिनट जरा बंद करके देखो, कोई नहीं बंद करने को तैयार है। अभी देखो थोड़ी देर में प्राण कबेरू उड़ जाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे अपने रहते हुए। लेकिन ब्रीथ सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी शारीरिक आवश्यकता का सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ब्रीथ, मतलब सांस लेना। जब तक हम सांस नहीं लेते हैं तब तक हम जीवित रहने की सोचेंगे। अगर हमको कहीं घुटन महसूस हो तो सबसे पहले वहाँ से भागेंगे, खाना भूल जाएंगे, रहना भूल जाएंगे, फोन पे बात करना भूल जाएंगे। कहाँ भागेंगे? जहाँ हमको श्वास है ना, होता है। तो ब्रीथ। इसके अलावा फूड, भोजन, भोजन भी चाहिए। जीवित रहना है, शरीर को चलाना है, तो क्या चाहिए? जब तक भोजन नहीं आप लाए, अपने शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, एनर्जी कहाँ से आएगी? कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आएंगे? एनर्जी कहाँ से आएगी? मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? तो जब वो मिलेंगे ही नहीं आपको, तो आप कैसे अपने शरीर को चलाएंगे? शरीर क्या हो जाएगा? धराशायी, यानी जमीन में पड़े रहोगे, उठ नहीं पाओगे। अगर 1 सप्ताह आपको खाना ना दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी? देखना, ग्लूकोज नापा हुआ डॉक्टर है ना। तो पहली आवश्यकता हमने बताई फिजियोलॉजिकल है। इसके अंदर अंतर्गत आता है रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान तो बाद की बात है, मकान से हमारे शरीर का क्या लेना देना है? जीवित तो हम सड़क पर भी रह सकते हैं, हिमालय में भी रह सकते हैं, हमें तो जीवित रहना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मकान की आवश्यकता नहीं है। वो अगली आवश्यकताओं में आता है मास्लो के अनुसार। वो अगली आवश्यकताएं अभी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो बताओ, हिमालय की तलहटी में जो बाबा जी पूजा कर रहे होंगे, क्या उनके पास मकान है? उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं? तो शारीरिक, तो शरीर की बात अगर करें तो सबसे पहले क्या है? ब्रीथ, श्वास मिले। अच्छा, उन अंतर्यामी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो श्वास लेना भी वो जो प्राणायाम करके लगा जाते हैं, वहाँ नहीं, मैं मनुष्य की, साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। ब्रीथ, फूड, भोजन, जल ही जीवन है। आगे कुछ कहना नहीं। यानी अगर पानी नहीं है तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। होमोस्टेसिस, स्लीप, रेस्ट इत्यादि सारी चीजें। यानी आराम, अगर शरीर को चलाना है तो आराम भी जरूरी है। 24 घंटे कोई आदमी काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, आराम, नींद, ठीक है, सोना भी जरूरी है। आपको स्लीपिंग मोड में भी जाना जरूरी है। कोई व्यक्ति 24 घंटे जगते हुए काम कर पाएगा? नहीं। तो सोना भी है, आराम भी करना है, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, श्वास भी लेनी है और स्वस्थ श्वास लेनी है इत्यादि जो भी मास्लो ने बताया हुआ है। ये सभी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड के लिए आती हैं, शारीरिक जरूरतों के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ने पढ़ाया तो अब तो हमको यही सब करना ही है, मतलब रेस्ट ही रेस्ट करना है। नो, इनएप्रोप्रिएट एंड लिमिटेड, है ना, लिमिट में सोना। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बताया एक स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए? 6 से 7 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। और तुम बोलोगे नहीं सर ने बताया था सोना है, हम तो सो रहे हैं जी। हॉस्टल वाली मैडम पहुंचेंगी, क्यों सो रही? सर ने बताया था। आप मुझे मत जान तो सर से पूछना, है ना। तो पता चला बेचारी चली आएंगी वापस कि सर ने बोल दिया होगा सोना तो सोने को, है ना। नहीं, 6 से 7 घंटा एक स्वस्थ मनुष्य को सोना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आराम भी करना चाहिए। सोओगे तो आराम हो ही जाएगी, तो आराम भी करना इत्यादि सब। दूसरा क्या है? जब शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाएगी तभी हम सुरक्षा, ठीक है ना। सुरक्षा कब याद आएगी? जब शरीर होगा तब ना। जिसका शरीर नहीं वो स्वस्थ कहाँ से, वो सुरक्षा कहाँ से रहेगा? तो पहला पॉइंट क्या है मास्लो का? फिजियोलॉजिकल। दूसरा क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा। सुरक्षा कैसे सुरक्षा? अरे भाई घर, मकान, रोटी, कपड़ा जो बता रहे हो, कपड़ा कहाँ आता? सुरक्षा में। कपड़ा हम क्यों पहनते हैं? सुरक्षा। अच्छा बताओ, हम कपड़े, पशु कपड़े नहीं पहनते हैं, क्या वो जीवित नहीं है? लेकिन हमने बताया मास्टर, वेदर सेफ्टी देता है। हमें सेफ्टी कौन देता है? कपड़े। हमारा एक सभ्य समाज है जिसमें कपड़ों का अपना महत्व है, लेकिन ये सभी कहाँ आते हैं? सिक्योरिटी ऑफ बॉडी। हमारी कौन सी सिक्योरिटी? बॉडी। बॉडी मतलब शरीर की सुरक्षा। शरीर स्वस्थ है लेकिन इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। तो कपड़े भी कहाँ आ जाएंगे? यहाँ। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप सभी लोग अभी चिंतित रहते हैं, अभी इससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे। पहला पॉइंट तो पूरा हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स आप सबकी फुलफिल है। लेकिन दूसरी जो नीड्स है सेफ्टी, उसमें चिंता है। चिंता किस चीज़ की है? क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये सब दिमाग में चल रहा है। शादी कहाँ होगी, बारात कहाँ होगी, घर कैसा मिलेगा, परिवार कैसा। हाँ, हंसो नहीं, जो हकीकत है समाज में हम वही बात कर रहे हैं। तो वो भी एक सुरक्षा के कारण। तो देखो शादी के लिए माँ बाप जाते होंगे तो देखते होंगे लड़का कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा बताओ हकीकत ढूंढते हैं, मिले ना मिले वो चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूंढते हैं? सुरक्षित उसका भविष्य, यानी उसकी गारंटी किसने ले ली? गवर्नमेंट ने ले ली। अब तुम्हारी गारंटी किसकी है? गवर्नमेंट की। खाने से, खिलाने से, बीमारी से, आने से, जाने से, दुनिया भर के तमाम पढ़ाई लिखाई सारे खर्च किसके? गवर्नमेंट के। चाहे मंदी आए और चाहे ना, चाहे आंधी आए या तूफान आए, चाहे कोविड लगे या ना लगे, भगवान कभी ना ऐसी आपदाएं लाए, लेकिन तब भी गवर्नमेंट की गारंटी है कि आपको वो पैसा दे देगी। इसीलिए तो लोग ढूंढते हैं। ये क्या है? दूसरे लेवल की आवश्यकता है। बता फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, लेकिन सिक्योरिटी अभी जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। तुमको कोई लूट ले तो जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो लूटने से बचाओगे। तो वो भी बहुत सारे लोग अपना जो है कहीं सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कुत्ते को रखते हैं। वो क्या है? दूसरे लेवल की नीड्स है। कुत्ता कौन रखता है? जो खुद खाने के लिए जिसके पास है वही तो रखता है ना। इसके पास खुद ही खाने के लिए कुत्ता रखेगा? समझ गए? पहले लेवल की मैंने बताई तो फूड। तो जब ये फुलफिल हो जाएंगे तब दूसरी जगह पर जाओगे। इसके अलावा रिसोर्सेस, तो एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार की चिंता। अगला क्या है? रिसोर्सेस, संसाधन। कार हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। मोरालिटी यानी हमारी नैतिकता, हमारा चरित्र, हमारा नैतिकता हमारी बची रहे। फैमिली की सुरक्षा की चिंता। हेल्थ और प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान, बंगला जो भी है, रोटी, कपड़ा, जो बोला ना, रोटी तो यहाँ आ गया, कपड़ा, मकान, बंगला, गाड़ी सब कहाँ चला गया? सेकंड लेवल में चला गया। मास्लो ने वर्गीकृत किया। और तीसरा, प्यार की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंग। हर एक व्यक्ति
जो यहाँ समाज में है, मनुष्य है, उसको जरूर कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति प्यार होता है। ठीक है, ये स्वाभाविक सत्य है। बिलोंगिंग मतलब संबंधों की आवश्यकता। लव मीन्स प्यार की आवश्यकता, यानी प्यार और संबंधों की आवश्यकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ, सब एक दूसरे को जितने बैठे हैं लव एंड बिलोंगिंग से सब गुजर चुके हैं कि नहीं? कौन किससे गुजर चुका है मैं बता दे रहा हूँ। देखो, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है? और तुम माँ से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तो आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन कब? जब तुम सुरक्षित होगे। जब तुम सुरक्षित नहीं तो भूल जाओगे। माँ अभी हटो हटो, अभी पहले पहले बच जाए, गोली चल रही है ना, गोली अगर चल रही है, कोई वो आ गया, मधुमक्खियाँ आ गई तो सबसे पहले भागोगे। माँ को भूल के भी कहा पहले अपने प्राण और उसको सुरक्षा की बात करोगे, इसके बाद क्या? यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप की भी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पढ़ा होगा। वुमेन जो है एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी, तो उसे समाज की आवश्यकता है। अकेला मनुष्य क्या होगा? पागल हो जाएगा। उदाहरण देता हूँ, तुम IAS बन जाओ, मान लो, क्या नाम है आपका? हाँ, कुमकुम का मान लो कल रिजल्ट आता है, कुमकुम इज सिलेक्टेड इन द IAS, बताओ क्या करोगे? सबसे पहले जल्दी बताओ, टाइम कम है, जानती हो ना, क्या करोगे? कुमकुम स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, पहला काम। समय बर्बाद कर रही हो, बैठ जाओ, आप बताओ। हाँ हाँ, सबसे पहले IAS बनने का मैसेज जैसे ही मिला कानों में, इसके बाद क्या करोगे? मम्मी को फोन करेंगे, बैठ जाइए, यही पूछना था। यानी समाज की आवश्यकता, इसे सोशल नीड भी कहते हैं। लव एंड बिलोंगिंग को, मास्लो की यही लव एंड बिलोंगिंग को सोशल नीड भी कहा जाता है। लिख रहे हैं आप लोग, यही सोशल नीड भी कहा जाता है। ठीक है ना, सोशल नीड के रूप में भी इसको जाना जाता है। आपसे कोई पूछे तो बता देना तीसरे नंबर की आवश्यकता। ठीक है ना, सोशल नीड। ठीक है ना, यानी समाज में। और अगर आपको रिजल्ट मिला, कोई बात करने के लिए है ही नहीं, तो मन में इतना उतावला बनाएगा, सिर फोड़ोगे कि करें तो आखिर क्या करें, कोई बताने को तो मिले। तो हम क्या है? सामाजिक प्राणी। वो सन्यासी की बात मैंने पहले ही बोल दी, जो हिमालय के तलहटी में, मैं उनको पहले से प्रणाम कर लिया कि भाई उन पर हमारा कमेंट नहीं है। लेकिन हम जो समाज में रह रहे हैं, तो हमें समाज के साथ संबंध रखने होते हैं। कोई दोस्त होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, कोई माँ है, कोई पिताजी हैं, कोई ये रिश्तेदार, कोई वो रिश्तेदार, सबसे मिलकर के ये समाज, सामाजिक संस्था जो है वो बढ़ रही है। तो ये तीसरे नंबर पर आएगी। जब तक आदमी खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो समाज से मिलकर क्या करेगा? स्वस्थ हो, मस्त हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और इसके बाद सेफ्टी, सुरक्षित हो, जो सुरक्षित महसूस करेगा वही ये प्यार, ये रिलेशन, ये फ्रेंडशिप, ये सामाजिक संबंध उनकी बात करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, फैमिली इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट, चौथे नंबर की आवश्यकता क्या है? चौथे नंबर की आवश्यकता के रूप में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग, चौथा क्या है? स्टीम। स्टीम माने होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं, केवल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट संबंधी। तो कोई पूछे रिस्पेक्ट संबंधी आवश्यकता कहाँ आती? चौथे तक। स्टीम, यानी एक स्टीम बोलते हैं ना, बड़ी स्टीम है तुम्हारे, मतलब स्टीम का मतलब वो भाप वाला स्टीम नहीं, वो दूसरी परिभाषा, वो दूसरी मीनिंग है। हाँ, तो स्टीम मतलब रेस्पेक्ट, सम्मान। हर आदमी चाहता है कि हमें सम्मान मिले, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। अच्छा बताओ, किसी को अपमानित करें तो भी खराब लगेगा? तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले। लेकिन ये सम्मान तब चाहेंगे जब इतने लेवल से गुजर चुके होंगे, फिजियोलॉजिकल, जहाँ जीवित रहने के पाले पड़े हैं वहाँ सम्मान नहीं करोगे, सम्मान नहीं मांगोगे, गिड़गिड़ा के भी प्राणों की भीख मांग लोगे, अपमानित कर लो, लेकिन कैसे ही जीवित रहे, जो होता है ना। तो ये 3 लेवल जब गुजर चुके होंगे, तब व्यक्ति स्टीम लेवल पर आएगा कि हमारा समाज में एक सम्मान हो। सम्मान का हो समाज, जब तक समाज ही नहीं होगा, ये बताओ तो सम्मान किससे लोगे? अकेले गिड़गिड़ाते रहो या खुश हो जाओ खूब, फिर सन्यासी बन जाओ तो वही है, फिर और कोई तरीका नहीं। सामाजिक प्राणी रहना है तो समाज से पहले रिलेशन बनाने पड़ेंगे, और इसके बाद भी सम्मान, कोई तो समाज से सम्मान मिलेगा, उसी समाज को आपको सम्मान देना। तो स्टीम में दोनों बातें आती हैं, सेल्फ स्टीम यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, अचीवमेंट यानी उपलब्धियां, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स यानी दूसरों का सम्मान। सम्मान सिर्फ इतना नहीं है कि हम दूसरों से सम्मान प्राप्त करते रहें,
सम्मान ये है कि हम दूसरों को सम्मान दें, तो सम्मान ऑटोमेटिक आएगा कहाँ से? रेस्पेक्ट बाई अदर्स। अगर हम आपका सम्मान करेंगे तो आपके हृदय से हमारे प्रति सम्मान ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। कभी इस स्टिक से सम्मान डर के कारण दिखावा कर सकते हो, लेकिन सम्मान दिल से नहीं करोगे। जैसे ही पीछे हटेंगे बोले कितना दुष्ट आदमी है, स्टिक से सम्मान मांगते हैं, तुरंत सबके सब चुगलखोरी करना शुरू करोगे। लेकिन हम आपका हृदय से सम्मान कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कितने भी दुष्ट तुम हो सकते हो, लेकिन हमारे प्रति गलत आपका आचरण नहीं होगा। चौथे नंबर की आवश्यकता, यानी ये लेवल हाई लेवल के व्यक्ति होते हैं जो दूसरे को सम्मान करते हैं और दूसरे से सम्मान प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां लाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास होता है। और पांचवा और सबसे टॉप का लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं स्ववास्तविकीकरण। स्ववास्तविकीकरण की आवश्यकता, यानी स्वयं से यथार्थ हो जाना, खुद से कुछ क्रिएट कर देना, नई खुद से कुछ क्रिएट करना। यश कम और कैसे हैं? बैठिए। ये जो है सुभद्रा पावरा ड्रेस मेकिंग CITES इसी बैच में पास आउट हुई है, इनके बैच की साथी है ना? आप परिचय बताओ भाई, लोगों से कुछ बात करना है। मेरा नाम सुभद्रा पावरा है, मैं ड्रेस मेकिंग से यहाँ से CITES पास आउट हूँ। बताओ। तो मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम के नियम में तो हमारी 5वें नंबर की आवश्यकता है, वही है स्ववास्तविकीकरण की आवश्यकता। स्ववास्तविकीकरण मतलब खुद से, माने खुद से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब एक्चुअल, खुद का ज्ञान होना, खुद से एक्चुअल में कुछ कर पाना, लोगों की डिपेंडेंसी से ऊपर उठकर खुद एक नया माइलस्टोन क्रिएट कर पाना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की 5वें नंबर की आवश्यकता है। और इसके लिए बहुत तगड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। भाई हमको एक नई कंपनी खोलनी है मान लो, तो मोटिवेशन होगा ना? तो शुरुआत से मोटिवेशन उतना ही हाई होता चला जाएगा, शुरुआत से मोटिवेशन ऊपर जाएगा। पहले खाना खाने की आवश्यकताएं पूरी होंगी, इसके लिए मोटिवेशन, परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना भोजन मिल जाएगा। बताया था ना अभी, कैंटीन में काम करना पड़ेगा कम से कम, फिर फैमिली की और खुद की सिक्योरिटी, घर मकान बनाना, उसके लिए भी कुछ कमाना धमाना, उसके लिए मोटिवेशन आएगा। तब फ्रेंडशिप बोलेंगे, अब फ्रेंडशिप हो जाए, अब पैसा खर्च कर पाए, तो पैसा तो तब खर्च कर पाओगे उस लेवल में जाओगे, तो उसके लिए मोटिवेशन। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस, अच्छा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऐशो आराम की सारी चीज़ें बनाने के लिए फिर मोटिवेशन। और इसके बाद खुद का एक इतिहास बनाने का नंबर आता है, और वही है मोरालिटी, यानी आपकी नैतिकता, क्रिएटिविटी यानी आपकी रचनात्मकता, यही सबसे बड़ा है रचनात्मकता। खुद से कुछ करना, मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी खुद से कुछ किया, टाटा खुद से कुछ किया, है ना? यानी खुद से अपना कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखना, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्याओं का समाधान देने वाला बनना। समस्याओं का समाधान वही दे पाएगा जो अपने हर लेवल से संतुष्ट होगा, जो पूरी समस्या है वो समाधान कहाँ से, और ना उससे कोई समाधान पूछने आएगा। समाधान उसी से पूछने आएगा जो ये 4 लेवल की नीड्स को फुलफिल कर चुका होगा, तब समाधान पूछने आएगा कि भाई आप सब कुछ जान रहे हैं, तो अब हमको थोड़ा बताइए, गाइड करिए। बताओ गांव में बेचारा कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है, उससे कोई पूछता है? नहीं पूछता है। और जैसे उसका रिजल्ट आ जाए, बोले UPSC में सेलेक्ट हो गया, अगले दिन उसका तांता लग जाता है, आप हमें भी कुछ बताओ, हमारे बच्चे को भी बताओ, है ना? तो वो जब उस नीड को फुलफिल कर लेता है, तब आदमी आता है। क्रिएटिविटी में ही आता है, जैसे किसी पुस्तक को लिखना, ये भी क्रिएटिविटी है ना। ऑथर, लेखक होते हैं ना, तो लेखक कौन होगा मुझे बताओ? अरे भाई जो पढ़ाई लिखाई करके इस लेवल को प्राप्त कर चुका है, वहाँ तक के समाज के उस लेवल पे सम्मान प्राप्त कर चुका है, उसी वही लिख पाएगा ना। वो सब कुछ जान चुका उस लेवल से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तब फिर लेवल पे पहुँचेगा। क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी वही करेगा जो इन सारे लेवल को जान चुका होगा। मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम के नियम में इतना ही, 5 ही आवश्यकताओं में सारी। अब इसमें बताओ कोई ऐसी आवश्यकता आपको लगती है छूट गई, वो पूछ लो। ऐसा कोई काम जो छूट गया और मास्लो ने छोड़ दिया? जीवन में जन्म से लेकर मरण तक का कोई काम बताओ जो छूट गया हो, मास्लो ने छोड़ा हो? नहीं, सब कुछ बता। अगर आपको लगता है तो ऐसे पूछो, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए ठीक, आपने बोल दिया कि सर आगे बढ़ जाओ, हम आगे बढ़ गए। देखो मास्लो की आवश्यकताएं जो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, यानी फिजियोलॉजिकल शारीरिक, सेफ्टी सुरक्षा, लव एंड बिलोंगिंग या सोशल, ये तीनों आवश्यकताएं क्या हैं? निम्न स्तरीय या बेसिक नीड। मनुष्य को इतनी आवश्यकताएं मूलभूत रूप में चाहिए ही चाहिए। ये तो केवल जीवित रहने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, ये वाली जो थी पढ़ाई थी, लेकिन इतनी आवश्यकताएं कम से कम मनुष्य को चाहिए, ये बेसिक नीड है। निम्न स्तरीय इतनी तो चाहिए। हाई लेवल पे दूसरों से सम्मान प्राप्त करना, आत्मसम्मान संबंधित और आत्मसिद्धि, आत्म व्यक्ति संबंधित आवश्यकताएं जो हैं वो उच्च स्तरीय मेटा नीड, कैसी नीड? मेटा नीड, मेटा नीड या उच्च स्तरीय बेसिक नीड्स या निम्न स्तरीय। तो पहली, दूसरी, तीसरी बेसिक और चौथी और पांचवी मेटा। ठीक है, मेटा फिर से बता देता हूं, ये वाली जो है, ये जो है ये है बेसिक और ये दोनों क्या है? समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। मास्लो में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कब दिया मास्लो ने? मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो, अमेरिका 1944। मास्लो के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी 5 आवश्यकताओं के कारण निरंतर लर्निंग करता है, निरंतर सीखता है। ये 5 आवश्यकताएं निम्न स्तर से उसे उच्च स्तर की तरफ बढ़ाती हैं। मास्लो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा कैसे जाएगा? अनुक्रम का मतलब यही है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसमें क्रम भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आता है कि बताओ शारीरिक आवश्यकताएं कौन से क्रम की हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताओ फैमिली की आवश्यकता कौन से क्रम से आती है? तीसरे क्वेश्चन आएगा सम्मान कहाँ मिलता है, कौन सी आवश्यकता है? ये याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर सीक्वेंस भूल का तो सब गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मास्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम के नियम को लगा दो, तो नियम कैसे लगेगा? पहला शारीरिक आएगा, दूसरा सुरक्षा, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग, चौथा सेल्फ एस्टीम और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको सीक्वेंस में सेट करने का ही आ जाएगा। 5 रखी होंगी और आपको अगर याद नहीं होगा तो सब बोलेगा 5 तो यही है। सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस, एक के बाद अगला पायदान, अगले पद के बाद अगले पायदान, उसके बाद अगला पायदान, ऐसे नहीं, नॉर्मली पायदान बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य की कुछ जरूरतें और इच्छाएं जो उसके बर्ताव या आचरण को प्रभावित करती हैं, केवल पूरी ना होने वाली जरूरत ही व्यवहार को प्रभावित करती हैं, ना कि पूरी हो जाने वाली जरूरत। चूंकि जरूरतें अनेक होती हैं, व्यवहार को प्रभावित जो पूरी हो रही है उसको कोई पाने की कोशिश करेगा। हमें रोज खाना मिल रहा है आराम सुकून से, आराम सब चीजें अवेलेबल हो रही। कल ही पूछा था ना, तो हमने कहा हम कुछ नहीं करें। जो पूरी नहीं होगी उसको प्राप्त कर, जिसकी कमी है। आदमी दौड़ता किधर है? जिसके पास पहले से ही स्टोर भरा हुआ है तो उसे जरूरत नहीं है ना। तो ये मास्लो कहते हैं कि भाई जिसकी कमी है उसको प्राप्त करने के लिए आदमी दौड़ता है, जो नहीं है वो पाना चाहेगा, जो मिल गया उसकी कदर चाहे करे या ना करे, इस पर हमारा कोई कमिट नहीं। क्योंकि जरूरतें अनेक होती हैं, इसलिए इनकी प्राथमिकता मूलभूत जरूरतों से लेकर जटिल तक क्रमानुसार उनके महत्व के आधार पर तय होती हैं। निम्न स्तर की जरूरत अगर न्यूनतम संतुष्टि दे जाती है तो व्यक्ति अपनी अगली जरूरत की ओर कदम, जब तक निम्न स्तर की जरूरतें पूरी नहीं होगी उसी में घुटता रहेगा, उसी में घुटता रहेगा। अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला, अभी ये करना बाकी, अभी वो करना बाकी, तो ऊपर नहीं जाएगा। जब ये पूरी होगी, फुलफिल होगी, तब बोलेगा अब तो ये आवश्यकताएं पूरी होंगी, अब क्या करना है? अच्छा ठीक है, अभी माल एक उदाहरण देते हैं, शारीरिक जरूरतें सारी पूरी होगी, खुश। इसके बाद सेफ्टी की जरूरतें पूरी हो गई, खुश। अब क्या करेगा? समाज में स्थान बनाएगा। इसके बाद सम्मान जैसे कॉर्पोरेट चीजें, तभी आगे बढ़ेगा ना। पदानुक्रम की और ज्यादा प्रगति से एक व्यक्ति अधिक व्यक्तिपरकता, मानविकता और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता दिखाएगा। धीरे धीरे ऊपर उतना ही स्वस्थ, उतना ही मस्त। जिसको नौकरी मिल गई वो खुश है, इटला रहा है, नौकरी मिल गई है ना। लेकिन जिसको नहीं मिली वो बेचारा परेशान है, वो पाना चाह रहा है, जिसको मिल गई वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग नौकरी मिलने के बाद शिथिल पड़ जाते हैं, अब ठीक है आप कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके मिलने के बाद उसके आगे वाली पाना चाहते हैं। ये मिल गई, अभी यहाँ पर हमारा स्टॉप नहीं है, डेवलपमेंट के लिए सीखना, सीखते रहना, है ना। चलिए, तो शारीरिक सुरक्षा और तादात्म्य या संबंध या आत्मसम्मान या स्वप्रत्यक्षीकरण, ये 5 आवश्यकताओं को मास्लो ने निम्न से लेकर उच्च तक बताया है।
चलिए, शारीरिक जरूरतें हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। और सुरक्षा की जरूरतें बता दिया, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, वित्तीय यानी धन, स्वास्थ्य और भलाई इत्यादि, ठीक है। जो संबंधों वाली है, दोस्ती, परिवार, अंतरंगता या सामाजिक संबंध, मास्लो के अनुसार मनुष्य अपने सामाजिक समूहों के मध्य अपने संबंध की स्वीकृति की भावना को महसूस करता है। आइए इसका जो एग्जाम्पल दिया था वो इसी का हिस्सा था कि हम अपने समाज में ही बताते हैं, जानवरों को थोड़े बता रहे जाते हैं कि गलत हो गया, आइए बताते तो अपने ही लोगों को है ना, भले ये समूह बड़े या छोटे हों। उदाहरण के लिए कुछ बड़े समूहों में क्लब, सहकार्यकर्ता, धार्मिक समूह, पेशेवर संगठन, खेल टीम और गिरोह शामिल हो सकते हैं। छोटे सामाजिक संबंधों के कुछ उदाहरण में परिवार के सदस्य, अंतरंग साझेदार, संरक्षक, सहकर्मी और विश्वास पात्र शामिल हो सकते हैं। मनुष्य की आंतरिक चाह प्यार देने और प्यार करने की होती है। वह चाहता है कि लोग उसे महत्व दें, समाज में स्वीकृति दें, उसे प्यार, वो भी लोगों को प्यार करें, ठीक है। चलो आगे, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मैंने बताया कि हर आदमी क्या चाहता है कि हमें जो है प्राथमिकता दी जाए, हमें आंतरिक क्षमता हमारी महसूस की जाए, समाज में हमें स्वीकार करें लोग, आंतरिक रूप से हम कुछ बने संस्करण में, यही सब आत्मसम्मान में है। और सबसे लास्ट में आपका आ गया स्वप्रत्यक्षीकरण। एक आदमी क्या हो सकता है उसे वही होना चाहिए। जरूरत के इस स्तर को संदर्भित करता है कि व्यक्ति की पूर्ण क्षमता क्या है और उसकी संभावित प्राप्ति क्या है। अपनी क्षमताओं को पहचानता है कि हम ये कर सकते हैं और उतने लेवल तक करने का प्रयास ही आत्म प्रत्यक्षीकरण या स्वप्रत्यक्षीकरण में आता है। तो समझ जाए आप, इसको पढ़ें पूरा, ये अच्छा पॉइंट है। मास्लो इस स्तर पर ये वर्णित करते हैं कि आदमी जो कर रहा है और जो करना चाहता है वह महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास आदर्श बनने की तीव्र इच्छा हो सकती है, दूसरे में एथलेटिक के रूप में इच्छा हो सकती है, तीसरे में पेंटिंग, चित्र या आविष्कारों को व्यक्त करने की इच्छा हो सकती है। मास्लो का मानना था कि इस स्तर की आवश्यकता को समझने के लिए व्यक्ति को केवल पिछली जरूरतों को प्राप्त नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें मास्टर, समझ, जो पिछली जरूरत मान लो नौकरी करना मिल गई, ला रहे हैं खुद पर, वाह नौकरी मिल गई, समाज बोले हमें नौकरी मिल गई, ध्यान दो हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अब समाज वाले बेचारे उतना ही सुन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एक बच्चे के पुलिस में भी नौकरी लग गई तो उसके पूरे गांव में हल्ला हो गया, पुलिस में नौकरी मिल गई, पुलिस में नौकरी मिल गई। एक दिन मेरे से बात हुई तो मैंने कहा ये तो पुलिस की नौकरी का करने के बाद तुमको सब कुछ मिल गया क्या? बताओ, पुलिस की नौकरी, मैं कोई नौकरी को खराब नहीं कर रहा, कह रहा हूँ छोटी सी नौकरी है, लेकिन क्या तुम वहीं तक सीमित हो क्या? आगे भी जा सकते हो ना, ठीक है, और आगे जाने का प्रयास करो। तो वही चीजें हैं कि आपको उसमें और कितना मास्टर मतलब सबसे हाईएस्ट प्राप्त करना चाहिए, यही स्ववास्तविकीकरण की आवश्यकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लोगों में ये मास्लो की आवश्यकता पूरी हो गई। अब ये दूसरा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजी में है कि लोगों में व्यक्तिगत रूप से कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं जो आप शायद पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो बता दे रहा हूँ। फिजिकल डिफरेंसेस, लोगों में क्या होते हैं? शारीरिक डिफरेंसेस, भौतिक अंतर भी होते हैं। मेंटल, मानसिक अंतर, यहाँ जितने लोग बैठे सबका शरीर अलग है, मेंटल सबकी बुद्धि अलग है। इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस भी होते हैं। देखो वो लड़की बच्ची कहाँ से? त्रिपुरा से, तो मालूम चलता कि मध्य प्रदेश की है ना। इन्वायरमेंट, कोई हैदराबाद से आए तो देखो पहचान तो लगभग साउथ की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपना इन्वायरमेंट का भी एक अलग अलग असर पड़ता है, लैंग्वेज का असर पड़ता है, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। कल्चर, राजस्थान का आदमी अगर सही सलामत आएगा तो कल्चर दूर से बता देगा, देख के राजस्थान का है, उनका पहनावा अलग है। और हिमाचल वाला अपनी वो वीरभद्र वाली कैप लगा के आए तो पहचान तो बताएंगे कि हिमाचल का, पगड़ी बांध के आए तो पंजाब का है ना। तो हर एक का कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं। एज डिफरेंसेस होते हैं, अनुभव, एज, उम्र। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी एज एक जैसी नहीं है, कोई 38 साल का भी इसमें बैठा हुआ है और कोई 22 साल का बैठा हुआ है, ठीक है। तो एज डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस भी होते हैं, कोई पुरुष होगा कोई महिला होगी, ये भी अंतर होते हैं। ये सभी अंतर पाए जाते हैं। ये एक अध्यापक को अवश्य जानने चाहिए, नहीं तो वो पक्षपात जैसी भावनाओं में खो जाएगा, भाषा का पक्षपात कर सकता है। आप हमको पता होना चाहिए कि ये भाषा जो है भारत की विविधता में एक तरीके की पहचान है। कोश कोश पर बदले पानी और 4 कोश पर वाणी, मतलब हर जगह पर भाषा परिवर्तन हो सकता है। हमें किसी को भाषा के आधार पर अलग नहीं करना चाहिए। तो उसके डिफरेंसेस हैं,
हमें उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, देखना चाहिए। इसके अलावा मेंटल डिफरेंस होता है। अब हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता अलग है, तो उसको उसी तरीके से हमें समझाना चाहिए। मान लो किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से रिपीट करके हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि नहीं एक बार में हमने समझा दिया और इसने समझा क्यों नहीं समझा तो फटकार नहीं। ठीक है, इन्वायरमेंटल और इमोशनल कल्चरल सब में अलग अलग होते हैं। आप इतना समझदार हो, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैकलेंड की थ्योरी भी बाकी रह गई ना। मैकलेंड की थ्योरी, मैकलेंड ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। मैकलेंड ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। कितनी आवश्यकताएं बताई? 1, 2 और 3। कौन सी बताई? पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट और मैकलेंड ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। मास्लो 5 प्रकार की बता रहे हैं, तो ये उससे छोटा रहता है ना। नंबर 1 पावर, हर व्यक्ति क्या चाहता है? मास्लो ने भी कहा था कि नहीं कि पावर कहाँ चाहिए आगे जाकर। पहले क्या चाहिए? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल जरूरत। दूसरा क्या? एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब संबंध, वही जो मास्लो बता गए किसमें, थर्ड लेवल पर बताए थे मास्लो, तो वही चीज़ यहाँ एफिलिएशन, लोगों से रिलेट करना, एफिलिएट होना। और अचीवमेंट, हर आदमी क्या चाहता है? उपलब्धियाँ, मतलब लेवल 5। मास्लो का लेवल बता दिया मैंने आपको। ठीक है, खत्म, इतना ही है, याद रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 के जो मुख्य बातें हैं उनका समापन हो चुका है ना। इसमें अगर कुछ आपको कोई डाउट है चैप्टर नंबर 2 में पूछें, नहीं तो हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है A to Z जल्दी से पूछो। कौन सी बढ़िया बात? थ्योरी आप इमिटेशन की बात कर रहे हो? अरे तो तुमको हमने बता तो दिया थ्योरी, होटल में हाथ धुलवा के। वो बात जरूरी है कि हम वही एग्जाम्पल से जो दुनिया देता। कौन सी वीडियो? अच्छा, वीडियो का तो तुम लोग शौकीन हो ही हो। वीडियो दिखा दे, वीडियो दिखा दे। ठीक है, अभी इस वीडियो को बंद करो, है ना, तब वीडियो फिर दिखा।